इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के चौथे सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। 1887 में स्थापित इस यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। संसद की एक समिति का मानना है कि इस मायने में यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो प्राचीन भारतीय परंपराओं और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों की तर्ज पर आवासीय शिक्षा प्रदान करता था, जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी शिक्षण और आवासीय सुविधाएं शामिल थी। संसदीय समिति ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो कहा है उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केवल एक चीज को सुरक्षित शायद रखा गया है, वह है प्राचीन भारतीय परंपरा। वह परंपरा है वर्ण आधारित जाति व्यवस्था की। बात इतिहास की बाद में करेंगे, पहले इस ऑक्सफोर्ड की नई जातिवादी खोज से शुरू करते हैं। एक एक कर इसके जातिवाद के इतिहास तक ले जाएंगे। क्या आपने कहीं यह किसी मीडिया में देखा, सुना व पढ़ा कि संसद की अस्थायी समिति ने यह कहा कि इस विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है? हम समझ सकते हैं कि संसदीय समिति को अपने ऑक्सफोर्ड के हालात की जड़ में उसे चलाने वालों की मानसिकता में दिख रही है, तो कितनी मुश्किलों में हम फंसे हुए हैं। क्योंकि ये कथित उच्च उन्हें इस यूनिवर्सिटी में आने से रोकने की हर चंद कोशिश करते हैं, जो इस शिक्षण संस्थान से पूरे समाज को जोड़ने के लिए आगे आना चाहते हैं। मानसिकता जब रोकने की होती है तो वह हर स्तर पर सक्रिय रहती है। विश्वविद्यालय को चलाने वाली सबसे बड़ी कार्य समिति में आने से रोकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के लिए आने से रोकते हैं, यूनिवर्सिटी में फैसले लेने और फैसलों की जगहों पर पहुंचने से रोकते हैं। रोकने के लिए कई तरह के रास्तों की खोज करते हैं। इस तरह पूरी कहानी कहती है संसदीय समिति। संसदीय समिति जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसने देखा, सुना और महसूस किया और बोला। नंबर 1, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि गत 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 14 उम्मीदवारों को उपयुक्त नहीं पाए जाने की घोषणा की गई। समिति ने विशेष रूप से इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है, जिसमें 28 संकाय पदों में से 9 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को एनएफएस घोषित किया गया। यह परिदृश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संकाय भर्ती के मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिथिल दृष्टिकोण को दर्शाता है। समिति के बार बार एनएफएस के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, क्योंकि इस प्रथा से आरक्षण नीतियां कमजोर होती हैं, भेदभाव बढ़ता है और आरक्षित शैक्षिक पद रिक्त रहते हैं। समिति आगे कह रही है, समिति महसूस करती है कि विश्वविद्यालय निर्धारित न्यूनतम अर्हता, पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करने के बावजूद अक्सर इन वर्गों के आवेदकों को संकाय पदों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, यानी एनएफएस योग्य नहीं पाया गया, घोषित करते हैं। इससे संस्थानों को आरक्षित पदों को भरने से बचने का मौका मिलता है। समिति सरकार के अक्सर रटे रटाए उत्तर को स्वीकार नहीं करती है कि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके। वास्तव में यह अनुसूचित जाति एससी एसटी के उम्मीदवारों जो समान रूप से होनहार और योग्य हैं के आकलन की सही तस्वीर नहीं है। समिति यह भी महसूस करती है कि कुछ मामलों में चयन समिति द्वारा गलत मूल्यांकन दृष्टिकोण के कारण उम्मीदवारों को एनएफएस उपयुक्त नहीं पाया गया, घोषित किया जाता है ताकि उन्हें
संकाय सदस्य के रूप में उनके अधिकारों से वंचित रखा जा सके। समिति का विचार है कि भारत के संविधान में निहित SC/ST के सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली, अर्हता प्राप्त SC/ST उम्मीदवारों के प्रति सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। ये सारी बातें आपने समिति के मुंह से सुनी है। समिति महसूस करती है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान सभापति सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेषज्ञों की एक चयन समिति का गठन करके सही दिशा में किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय द्वारा रियायत और छूट के प्रावधानों का भी उपयोग किया जा सकता है। समिति यह भी चाहती है कि भर्ती समिति यह स्पष्ट करे कि उम्मीदवारों को अनुपयुक्त क्यों माना गया है, ताकि व्यक्तिगत निष्पक्षता की गुंजाइश न रहे। लेकिन यह मानसिकता केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सख्त चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के पूरे ढांचे में कब्जा जमाए हुए है। इसलिए संसद की समिति यह भी कहती है, समिति यह महसूस करती है कि मंत्रालय, UGC, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सभी NFS निर्णयों की रिपोर्टिंग और समीक्षा करने के लिए इसे अनिवार्य बनाया जाए कि विश्वविद्यालय इसे न्योचित ठहराए कि किसी उम्मीदवार को अस्वीकृत क्यों किया गया। समिति ने ऐसा क्यों कहा है, इसे भी समझने की जरूरत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857, बॉम्बे विश्वविद्यालय 1857 और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 के बाद इलाहाबाद में 1887 में की गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर बात करने का महत्व यह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा, भारतीय शिक्षा को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह बात खुद संसद की समिति ने कहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भारत में अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। यह मॉडल एक NFS तक पहुंचने का मॉडल है। वह कैसे, इसे समझते हैं। शिक्षण संस्थानों में समाज के सभी लोगों को शामिल होने की शुरुआत छात्र छात्राओं के दाखिले से शुरू होती है, फिर नियुक्तियां, फिर प्रमोशन। इस पूरे ढांचे को समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। क्या कहती है यूनिवर्सिटी को चलाने वाली लोग समूह? सुनिए, वे संसद के सामने कह रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय नियमित रूप से शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों पदों के लिए अपने आरक्षण रोस्टर को अद्यतन करता है, अपडेट करता है और समय समय पर विज्ञापनों के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। पिछले वर्षों में प्रवेश स्तर के संवर्ग के विशेषकर सहायक प्रोफेसर के पद के लिए योग्य SC और ST के उम्मीदवारों की उपलब्धता कम थी। परिणाम स्वरूप इन श्रेणियों के कम उम्मीदवार एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे उच्च शैक्षणिक पदों पर पहुंच पाए, जिसके परिणाम स्वरूप इन आरक्षित श्रेणियों में कैरियर उन्नति योजना CAS के तहत पदोन्नति सीमित संख्या में हुई। क्या बात! ये तस्तरी में सजाकर अपने प्रयासों और तर्कों को पेश करते हैं। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। समिति ने बताया कि मंत्रालय विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया है कि SC ST एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से बैकलॉग रिक्तियों का विज्ञापन दिया जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सामान्य छात्रों की तुलना में संख्या कम होती है। जब समिति ने पूछा कि इनके बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर के साथ साथ इसके कारणों, वजहों और विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए या उठाए जा रहे हैं सुधारात्मक कदमों के संबंध में
एक विशिष्ट प्रश्न पर विश्वविद्यालय ने बताया, मंत्रालय और विश्वविद्यालय ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के कई कारण होते हैं। अपनी पसंद के विषय और संस्थान में प्रवेश लेने के बाद छात्र एक संस्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। उस शिक्षा के दौरान नियुक्ति, रोजगार का प्रस्ताव मिलने पर भी छात्र विश्वविद्यालय छोड़ देते हैं। क्या बात है। बहुप्रवेश और बहुविकास पर यूजीसी के मौजूदा नियम भी छात्रों को अपनी पसंद का संस्थान चुनने और सीखने का रास्ता चुनने में मदद करते हैं। इसके अलावा अपनी पसंद के किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने, कौशल विकास के अवसरों का लाभ उठाने या प्लेसमेंट के अवसर प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का डाटा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं रखा जाता है। बात हो रही है SC ST की। समिति ने पिछले 10 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित SC ST कैटेगरी के छात्रों के विवरण के साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रों को प्रायोजित करने के लिए यानी स्पॉन्सर करने की लागू की जा रही किसी विशिष्ट योजना के बारे में पूछा तो मिनिस्ट्री ने भी और विश्वविद्यालय ने भी बताया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन उसके आगे क्या बताया, तथापि इसमें बताया गया कि विश्वविद्यालय के छात्र केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी हैं। पूछ रहे थे संख्या, तो जवाब मिल रहा है, स्कीम समझाया जा रहा। समिति द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रवेश के बाद की योजनाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं के ब्यौरा के बारे में और पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं से लाभान्वित SC और ST के छात्रों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया कि वर्तमान में छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2 छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध हैं। यह सुनने में भूल नहीं करेंगे आप। यहाँ यूनिवर्सिटी छात्रों के बारे में बता रही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बारे में नहीं। यूनिवर्सिटी कहती है कि 400 छात्रों को मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति वार्षिक और पुस्तक की खरीद के लिए गरीब बालक निधि, ये योजनाएं शैक्षणिक योग्यता और पुस्तक सहायता की आवश्यकता के आधार पर जाति को ध्यान में रखे बिना प्रदान की जाती है। जाति के साथ व्यवहार के बारे में पूछा जाता है तो गरीबी का चेहरा खड़ा करना कोई इनसे सीखे। आगे सुनिए। जब समिति ने पूछा तो यह सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST कर्मचारियों, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय में क्या कोई प्रकोष्ठ का गठन किया गया है? यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों के हितों के लिए कार्य करता है। इसमें विशेषकर शिकायतों का निवारण या पुनः निर्देश देकर यह कार्य करता है, यानी कि ये निवारण करते हैं ये प्रकोष्ठ। लेकिन आगे जो बताया जा रहा है वो कम मजेदार नहीं है। यह बताया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तो है, लेकिन कोई उसका कार्यालय स्थापित नहीं है अलग से। शिकायतें लेके घूमते रहिए या इनके हितों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को खोजने में थकने दीजिए, हितों को ही थकने दीजिए। चलिए अब ये बता दीजिए कि पिछले 5 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ एलओ द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों के ब्यौरे क्या है? यूनिवर्सिटी से पूछा गया, उस पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई क्या की गई? तो सुनिए मंत्रालय और विश्वविद्यालय क्या जवाब दे रहे हैं अपने उत्तर में, क्या जानकारी दी है। यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ समय समय पर निम्नलिखित कार्य करता है: भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करना, गैर अनुपालन के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना, संवेदीकरण और शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित करना यानी सेंसिटाइजेशन,
जहां हाथ डालो नजरें उठाओ, लेकिन जातिवाद का बदबू हाथों को नाक बंद करने में उलझा देता है। इस कड़ी में आखिरी बात यह जानने, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए सबसे बड़ी कमेटी का नाम है कार्यकारी परिषद। इसके लिए सदस्यों के जो लोग नाम तय करते हैं उनके बारे में भी जान लें। माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो कुलाध्यक्ष है, माननीय राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा, संसद की समिति कहती है कि कार्य परिषद की सदस्यता संरचना में एसटी और एससी प्रतिनिधि को शामिल करने का कोई पृथक प्रावधान ही नहीं है, समिति कह रही है। इसके अभाव में क्या क्या होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन के अभाव में क्या क्या होता है, यह समिति से सुन लीजिए। समिति कह रही है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों से जुड़ी संसद की यह स्थायी समिति मानती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को शामिल न करने से प्रणालीगत सिस्टमेटिक असमानता बनी रहती है, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी नहीं होती और यह सामाजिक न्याय की संवैधानिक गारंटी को कम करता है। समिति महसूस करती है कि कार्यकारी परिषदों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी, उनका न होना न केवल सांकेतिक है बल्कि उच्चतर शिक्षा के भविष्य को संवारने वाली हाशिए की आवाज को दरकिनार करती है। समिति का यह भी मत है कि वह विश्वविद्यालयों में भेदभाव रिक्त बैकलॉग को बनाए रखता है और समावेशी संस्थानों के रूप में उनका विश्वास कम करता है। कार्यकारी परिषदें भर्ती, पदोन्नति, पाठ्यक्रम और शिकायत निवारण को रूप देती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल न किए जाने से एससी एसटी संकाय और विद्यार्थियों के समक्ष आने वाले जाति आधारित भेदभाव अथवा बाधाओं पर विचार किए बिना नीतियां तैयार की जाती है। समिति कह रही है सब। समिति का यह भी मत है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को शामिल नहीं करने से भेदभाव और सहायता के अभाव के कारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक हो सकती है। परिषदें संकाय भर्ती का पर्यवेक्षण करती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के बगैर आरक्षित पद रिक्त या सामान्य श्रेणी में बदले जा सकते हैं। एनएफएस उपयुक्त नहीं पाया गया के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसे रोका नहीं जाता है, जो यूजीसी के अधिदेश यानी कि जो उसके नियम है अधिदेश को कम करता है, यानी जो उसको करना चाहिए कि आरक्षित पदों को समान श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अनारक्षित नहीं किया जा सकता या भरा नहीं जा सकता है। समिति का यह सुविचारित मत है कि शासी निकायों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सीधे शामिल कर सरकार के द्वारा समुदायों के लिए समानता और संरक्षण पर जोर देना चाहिए। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए नीति निर्माता होने के कारण शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सभी संबंधित हितधारकों स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करके नीति तैयार करें ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सभी विश्वविद्यालयों के लिए समिति को पूर्ण विश्वास है कि यह काफी समय से लंबित वैध अपेक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गंभीर प्रयासों से प्रभावी होगी। गंभीर प्रयासों की मांग कर रही है। समिति को इस संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति सरकार को कह रही है। समिति ने इस बात की जरूर सराहना की है कि पिछले 10 वर्षों में 6 वर्षों में एससी और एसटी के सदस्य कार्यकारी परिषद का हिस्सा रहे। शेष 4 वर्षों के दौरान कार्यकारी परिषद में एसटी एससी के अधिकारियों का कोई प्रतिनिधित्व,
दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की बात दोनों समुदाय को एक साथ जोड़कर बात की जाती है और इससे काम चलाया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग अलग अलग है। दूसरा कि जब मर्जी हो तब प्रतिनिधित्व देने से एक डाटा तो तैयार हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के लिए निरंतरता अनिवार्य है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मतलब केवल यूनिवर्सिटी का कैंपस ही नहीं है, उसके साथ ये कॉलेज भी हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, पुराना कॉलेज बहुत, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, राजर्षि टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, श्यामलदास सदनलाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्से हैं। विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संस्थाएं भी हैं, संस्था है और भी संस्था है, ये जिसको एक कहते हैं हिंदी में अंतः विषय अध्ययन संस्थान, व्यावसायिक अध्ययन संस्थान, और एक तो नामी गिरामी है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। फिर व्यवहारिक और संज्ञानात्मक विज्ञान केंद्र, व्यावसायिक अध्ययन और कौशल विकास केंद्र। समिति आखिर में डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता वाली समिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ने और जो बड़ी बातें सामने रखी हैं उसे भी जानना बहुत जरूरी है। समिति अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 10 वर्षों के दौरान चयनित 428 संकाय पदों में से फैकल्टी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के चयनित उम्मीदवारों यानी जो सेलेक्ट किए गए केवल 53 और 24 है, 53 और 24 है, जो क्रमशः 12.3 और 5.6% है। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 437 संकाय पद कम है। समिति यह मानती है कि संवैधानिक अधिदेश के बावजूद भी हजारों आरक्षित पदों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती फैकल्टी भर्ती काफी कम है। जब भर्ती अभियानों की घोषणा की जाती है तो उपयुक्त नहीं पाया गया एनएफएस के प्रणालीगत अभिकथन के कारण प्रतिनिधित्व में कमी रहती है, कम रहता है और आरक्षित पदों को भरने में देरी होती है। समिति यह पाती है कि उपयुक्त पात्रता के बावजूद आरंभिक स्तर पर भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रायः फैकल्टी के रूप में भर्ती नहीं किया जाता है। कतिपय मामलों में समिति को यह बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ सहायक प्रोफेसर जिन्होंने तदर्थ एडॉक बेसिस पर कई वर्षों तक काम किया, लेकिन जब चयन करने की बारी आई रेगुलर तो एक घिसा पिटा उत्तर देकर उनको परमानेंट नहीं किया गया कि वो उपयुक्त नहीं है और शामिल करने की योग्य नहीं है। क्या बात है। समिति का यह सुविचारित मत है, यानी बहुत सोच समझ के बाद कि आगामी 3 महीनों में सभी विद्यमान जो भी हैं रिक्त पड़े संकाय पदों को भरा जाए। 3 महीने में मंत्रालय, यूजीसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रतिवेदन को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत की जाने की तिथि से 3 महीने के भीतर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करना है। यह रिपोर्ट पिछले 25 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दी गई है। समिति का यह भी दृढ़ मत है कि भविष्य में भी सभी विद्यमान रिक्त पदों को भरने के बाद किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय की कोई संकाय सीट 6 माह से अधिक के लिए रिक्त नहीं रहना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, गैर शैक्षणिक पदों में बैकलॉग रिक्तियां
समिति को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, समिति कह रही है ये बात कि गैर शैक्षणिक पदों में भी सभी श्रेणी के पदों में कमी है। समूह क में 39, समूह ख में 39। इस तरह से आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भर्तियों को, रिक्तियों को, यानी कि जो वैकेंसीज है भरने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इन पदों को भरने के लिए यथाशीघ्र ठोस प्रयास करे। समिति ने इस मामले पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आत्म संतुष्ट रुख पर, यानी खुद संतुष्ट हो जाना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाले रुख पर अपनी कड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती वर्षों में, यानी पहले के वर्षों में पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की उपलब्धता सीमित थी, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में इन पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी। समिति इस बात से निराश है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक उत्कृष्ट और विख्यात संस्थान है जो कभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था और देश के चौथे सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसमें स्नातक और प्रास्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अब आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अनुचित व्यवहार करने का स्थान बन रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र। अतः समिति सिफारिश करती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय यूजीसी एक रणनीति बनाए, रणनीति तैयार करे और समिति को इन पदों को भरने के लिए एक स्पष्ट साफ समय सीमा के बारे में बताए। और तीसरी बड़ी बात, आरक्षण रोस्टर का सत्यापन बहुत महत्वपूर्ण है। समिति कहती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के संबंध में रोस्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक मात्र तंत्र है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों यानी वैकेंसी के प्रति उनके संबंधित संवर्गों में उचित नियुक्ति पर नजर रखी जाती है। यदि इन्हें ठीक से नहीं बनाया जाता है तो आरक्षण नीति का कोई महत्व नहीं रहेगा। समिति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि वे उन अधिकारियों को रोस्टर बनाए रखने का काम सौंपे जो आरक्षण नियमों से अच्छी तरह से परिचित हैं और उन्हें इस संबंध में निर्धारित निर्देशों के अनुसार सख्ती से बनाए रखें। रोस्टर का नियमित रूप से संपर्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण रिपोर्ट को ठीक से रखा जाए। रोस्टर में बहुत घालमेल हो, रोस्टर में बहुत खेल होता है। समिति ने सिफारिश की है कि रोस्टर के रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ साथ संपर्क अधिकारियों को इसके उचित रखरखाव के लिए किसी भी अनुचित दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें विसंगतियों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए संपर्क अधिकारी का कार्यकाल फिक्स किया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए और अधिकारी को अपने एसीआर के खराब होने के डर के बिना काम करना चाहिए। यदि संपर्क अधिकारी की एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो कम से कम 5 सदस्यों, 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 2 अन्य श्रेणी वाले बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की जाए। समिति इस बात से भी अवगत होना चाहेगी, कह रही है समिति, कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रोस्टरों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण रिपोर्ट रखी जाती है। समिति को संपर्क अधिकारियों द्वारा नोट की गई किसी भी संगति और इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों के बारे में भी अवगत कराया जाए। समिति का मत है कि यद्यपि एसटी और एससी कैटेगरी की जो वैकेंसी के आरक्षण से संबंधित
आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि संपर्क अधिकारी पर किसी अन्य कार्य का बोझ न डाला जाए। इसके बावजूद किसी भी चूक, लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए, ताकि संपर्क अधिकारी के पद की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि संपर्क अधिकारी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र संघों के साथ बैठकें करे और यदि कोई शिकायत हो तो उसका संज्ञान ले, कॉग्निजेंस ले। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए एक शिकायत रजिस्टर बनाया जाए। यूजीसी रेगुलेशन भी ये बात कह रहा है, जिसमें शिकायत प्राप्त होने की तिथि, प्रत्येक मामले की प्रकृति और इसके निपटान की तारीख तथा लंबित मामले सहित शिकायत की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।